नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और आपके हायर एजुकेशन सिस्टम से ये अगर देखा जाए तो कनेक्ट है आपका ये टॉपिक। इससे आपका क्वेश्चन आ सकते हैं हायर एजुकेशन आपके सिस्टम के पार्ट के अंतर्गत से एग्ज़ाम में आपके पेपर 1 के। और टॉपिक है आपका यशपाल कमेटी। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम आपका टाइम लें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज डिलीवर करें इस टॉपिक से संबंधित। तो देखिए, यशपाल कमेटी क्या थी, इसका काम क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या था, और इन्होंने अपना सुझाव क्या कब दिया, क्या दिया, और इस समिति का गठन कब हुआ, ठीक है, और इन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट की, किसके अंदर में इसका गठन हुआ, कौन इसके अध्यक्ष थे, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और मुख्य रिपोर्ट की बातों पे डिस्कस करेंगे कि इसका मूल बातें निकल के क्या आई। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि यशपाल कमेटी का गठन कब हुआ। तो याद रखना है, सबसे पहले यशपाल कमेटी का जो गठन हुआ 1992 में हुआ। 1992 में यशपाल कमेटी का गठन हुआ। किसके अंतर्गत? MHRD जो थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट, यानी भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति की गठन की, जिसमें 8 एजुकेशनलिस्ट थे इंडिया के, यानी भारत के 8 शिक्षाविद को इस समिति में, कमिटी में क्या किया गया था, स्थान दिया गया था। और जिसके अध्यक्ष जो थे मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद भारत के प्रोफेसर यशपाल जी थे। इन्हीं के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट कब सौंपा था? तो जुलाई 15 जुलाई 1993 में, याद रखिएगा, 15 जुलाई 1993 को इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा। तो आप लोगों ने इतना जान लिया कि कौन थे इसके अध्यक्ष, कितने एजुकेशनलिस्ट शामिल थे इस कमेटी में, किसके अंतर्गत इसका गठन हुआ, ठीक है। और अब आप जानिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यशपाल कमेटी का उद्देश्य क्या था, किस लिए इसको गठित किया गया। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि शिक्षा के सभी स्तरों, यानी कि सभी स्तरों पर विद्यार्थियों, विशेषकर जो छोटे क्लास के यानी कक्षा के विद्यार्थी जो थे, उन पर पढ़ाई के दौरान जो बर्डन पड़ रहे थे, जो बोझ पड़ रहे थे, उसको कैसे कम किया जाए, इनका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा था कि शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे और ऊपर उठाया जाए, कैसे बेहतर किया जाए। इनका ये काम था कि इसको देखना कि कैसे इसको बेहतर किया जाए और जो परेशानियां हैं कैसे ख़त्म किया जाए। इससे कमिटी काम की उद्देश्य लेके, और इन्होंने 15 जुलाई 1993 को 1993 को सरकार को अपनी रिपोर्ट क्या है, सौंप दी। और समिति ने प्रमुख रूप से रिपोर्ट में लिखा कि बच्चों के लिए स्कूली बस्तों जो बैग्स हैं के बर्डन से, के बोझ से बुरा है न समझ पाने का बोझ, इन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा। और यहीं इसी रिपोर्ट से निकल के आया लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ, जो है यशपाल समिति के द्वारा ही ये निकल के आई। काफ़ी फेमस ये एक तरह से आपका ये लाइन है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन जो है किस कमिटी ने बताया था। तो इन्होंने बताया था, यशपाल कमेटी ने इसका देखें तो प्रकाश में लाने का काम किया। और समिति ने कहा, कमेटी ने कहा कि भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ है, ठीक है, और भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ है, यही समिति की रिपोर्ट का क्या था, टाइटल था। समिति के जो रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया था उसका टाइटल क्या था, शिक्षा
सॉरी, भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ, ठीक है, भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ इन्होंने टाइटल दिया था अपनी रिपोर्ट का। तो इसका अगर देखा जाए मुख्य सुझाव रिपोर्ट में क्या क्या दिया गया था, इस पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए आगे। तो यहाँ पे कुछ मुख्य चीज़ें हैं आपके लिए, हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए जो मुख्य सुझाव थे रिपोर्ट के, सबसे पहला था कि स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बस्ते का औसतन जो वेट रहेगा, भार रहेगा, वो 4 केजी के लगभग होगा, यानी 4 केजी से ज़्यादा नहीं हो। सेकेंड चीज़ कहा गया था कि जो मैथ था, गणित को रटने की बजाय समझाया जाए, यानी कि बच्चे को सिर्फ रटाएंगे तो अपने लाइफ में आगे जाके अप्लीकेबल वो नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए उसको अंडरस्टैंड कराया जाए अच्छे तरीके से, सिर्फ रटाया मत जाए। रोट लर्निंग पे इन्होंने यहाँ पे रोक लगाई, ठीक है। भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाने की बात की गई, यानी कि अगर आप लोग पढ़ाते हैं तो विथ एग्जाम्पल्स ऐसा पढ़ाया जाए कि उसको एक रियल लाइफ सिचुएशन की तरह उनके सामने प्रेजेंट किया जाए, जिससे कि उनकी समझ अच्छी होगी, ठीक है। फिर आगे उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें ना हो, ठीक है, विज्ञान की पुस्तकें ना हो, और जो महत्वपूर्ण सामग्री जो विद्यार्थियों के लिए नहीं है सिलेबस में, पाठ्यक्रम में, उसको हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए। फिर इन्होंने सिफारिश अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि जो क्लासेस था 6 एंड से 8 तक जो क्लासेस थी, उसमें स्वतंत्रता के बाद, यानी इंडिपेंडेंस था जो हमारा भारत हुआ, उसके इतिहास के बारे में छात्रों को क्या किया जाए, पढ़ाया जाए। इतिहास के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में बताया जाए। भारत की स्वतंत्रता की जो चीज़ें रहीं उनके बारे में 6 से 8th क्लास तक के बच्चों को बताया जाए, ठीक है। एजुकेशन में उनको मतलब नॉलेज में दिया जाए, उनको स्टडी में उनके डाला जाए। आगे कहा गया कि बच्चों को रोज़ दिनचर्या में अपनी सहज क्षमताओं को दिखाने का अवसर नहीं मिलता है। उन्हें खेलने, साधारण आनंद लेने, सोचने समझने और विश्व को जानने का समय नहीं मिलता। यानी कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि बच्चों को अगर देखा जाए तो कुछ करने का अवसर दिया जाए। इनका कहने का मतलब यही था कि उनको एक तरह से करके सिखाने का अवसर उनको दिया जाए कि जो वो कुछ करें, सोचे समझें, जैसे कि लर्निंग विथ डूइंग का इन्होंने एक तरह से यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम को पूरा करना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया है, यानी कि जो लक्ष्य है, गोल है विद्यालय का, सिर्फ यही हो गया है कि सिर्फ सिलेबस को कवर कराना, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिससे शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं है। यानी कि कहा गया है जिससे कि बच्चों का जो शिक्षा हो रहा है उसमें दार्शनिक जो फिलोसफिकल है और सोशल है लक्ष्यों से कोई दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। यानी बच्चों को अगर पढ़ाया जाए तो वो कम से कम ऐसा रहे कि वो सामाजिक तौर से संबंधित मुद्दों को समझें, फेस करें, और सोसाइटी में आने के बाद देखें तो उससे जुड़ा हुआ महसूस करें। जो उन्होंने सीखा, जो चीज़ें सीखें, तो वो अगर अप्लीकेबल तौर पे वो समझेंगे नहीं, सिर्फ एक तरफ पे पाठ्यक्रम पे फोकस रहेगा, सिर्फ हमने कंटेंट उनको ठूंस दिया, तो शायद वो सोसाइटी में जाके कुछ बेहतर शायद हो सके तो अपने को नहीं प्रूव कर पाएंगे। फिर उन्होंने कहा अत्यधिक बड़ी कक्षाओं, भारी पाठ्यक्रम, कठिन पुस्तकों आदि के कारण बच्चों के समग्र व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पा रहा है। तो इन्होंने कहा कि जो अत्यधिक बड़ी जो कक्षाएं हैं, ठीक है, कक्षाएं जो हैं काफ़ी ब्रॉड हो गई हैं, भारी इनका पाठ्यक्रम हो गया है, पुस्तकें जो हैं काफ़ी डिफ़िकल्टी लेवल की हो गए, जिसके कारण बच्चों का जो समग्र ओवरऑल जो ग्रोथ है, चाहे मेंटली हुए चाहे फिजिकली हुए, ये सभी चीज़ें देखें
ओवरऑल ग्रोथ में आ जाएंगे तो उसका विकास नहीं हो पा रहा है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया, सुझाव में इन्होंने दिया। फिर इन्होंने कहा कि स्कूली ज्ञान में जीवतांत नहीं होता होता तथा वह उत्तरोत्तर नीरस, बोझिल व अप्रासंगिक बनता जा रहा है। यानी कि इन्होंने कहा कि स्कूल का जो नॉलेज है वो देखा जाए तो जीवित नहीं दिख रहा, वो मृत तौर पे दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे वह क्या हो रहा है, बच्चों को क्या करता जा रहा है, नीरस करता जा रहा है। उनके अंदर ज्ञान के प्रति क्या है, कोई उत्तेजना नहीं रह रही है। वो एकदम उसको बोझिल मान के बैठे हैं, उसका उपयोग कहीं नहीं है। ऐसा उनके अंदर ये सब डेवलप होती जा रही हैं बच्चों के अंदर। फिर कहा गया कि पाठ्यक्रम पुस्तकों में किसी वस्तु आदि का जो अवलोकन कराने का स्थान पर उस वस्तु के चित्र का अवलोकन कराने को कहा जाता है, अतः अनुभव के स्थान पर चित्रों का प्रयोग करना एक दिन देखा जाए तो चिंता बनकर उभरेगी। तो ये कह रहे हैं कि जो क्लासेस पाठ्यक्रम पुस्तकें हैं उसमें फोटोज दे दिया जा रहा है, तो बच्चों में देखा जाए तो उस जो चीज़ के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ें हैं उसको हम अगर समझा रहे हैं बच्चों को, तो उसको सिर्फ फ़ोटो दिखा के हम समझा रहे हैं, तो बच्चों के अंदर वो डेवलपमेंट नहीं होगा। जो रियल चीज़ें अगर उनको दिखा के एक्सपीरियंस कराया जाए, ठीक है, तो रियल एक्सपीरियंस ना होने के कारण क्या होगा, आगे जाके ये एक समस्या बन के उभरेगी। तो बच्चों में क्या, ये कहने का इनका मतलब था कि जो चीज़ें बच्चों को बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, उसके बारे में एक जीवंत अनुभव, यानी कि उनको रियल लाइफ सिचुएशन की चीज़ें जो हैं प्रेजेंट करके सिखाई जाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि स्कूलों की अत्यंत खराब हालत, शिक्षकों की अनुपस्थिति, पाठ्यक्रम की बोझ शहर से ग्रामीण भारत तक फैला है। यानी उन्होंने कहा कि टीचरों का जो रवैया है वो सही नहीं है, अनुपस्थिति रहते हैं। पाठ्यक्रम का बोझ जो है शहर से गांव तक एक बराबर फैला हुआ है और स्कूलों का स्थिति जो है ये बेहतर नहीं है। इन्होंने अपने जो है रिपोर्ट में कहा इसी कारण शिक्षा का जो लेवल है गिरता जा रहा है और क्वालिटी हम उच्च नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करें तो हमारा क्या होगा, ये जो बोझ है और जो क्वालिटी है ये दोनों इम्प्रूव होगी, बोझ हटेगी, क्वालिटी बढ़ेगी हमारी एजुकेशन की। आगे इन्होंने कहा स्कूल जाने वाले अधिकतर बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा नीरस, बोझिल और रुचिकर, कटु अनुभव प्रदान करने वाला प्रतीत होता है। तो उन्होंने कहा जो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा और पाया, जाके सिचुएशन में उन्होंने स्टडी जब किया स्कूलों का, तो उन्होंने पाया कि बच्चों से चीज़ें निकल के आई कि जो बच्चे हैं वो स्कूल के बारे में क्या है, स्कूल के बारे में उनका निगेटिव जो है चीज़ें उनके अंदर बनी हुई हैं। अरुचिकर उनको लगता है विद्यालय जाना, बोझिल लगता है उनको पढ़ाई करना, ठीक है। तो वो जो अनुभव उनके अंदर जो हो रहा है वो सही नहीं है, ठीक है। तो क्यों ये नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे स्कूल की व्यवस्थाएं जो हैं वो सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। तो इसी कारण इस समिति का गठन किया गया था कि यही सब चीज़ें निकाल के लाएं, तब जाके हमारा ये एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो आज जो चल रहा है तो पहले से काफ़ी बेहतर है। तो कहीं ना कहीं इन समितियों की वजह से ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होते चले आए हैं। और बदलाव हम नहीं कहते टोटल आए, अगर इन्होंने 20 सुझाव दिए हैं तो मैं मानता हूँ 5 ही या 8 ही उसमें इम्प्लीमेंट हुए हैं, लेकिन वो 8 ही आज हमारी एजुकेशन सिस्टम को प्रीवियस से बेहतर करे हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो विशेषकर इस समिति ने क्या कहा, सबसे पहला याद रखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक का अनुपात जो पहले 40 था, 40 पे बच्चों पे एक टीचर थे, इन्होंने कहा नहीं, आपके 30 बच्चों पे एक टीचर किया जाए। तो जो अनुपात था 1:40 का उसको घटाकर 1:30 किया जाए, इस समिति ने कहा था, ये भी याद रखिएगा। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF, ठीक है, आपका जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, और UGC के नेट के एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए NCF 2005 इंपॉर्टेंट है। उसको भी यशपाल जी के अंतर्गत ही गठित किया गया था। उसकी रूपरेखा नेशनल आपका करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की रूपरेखा तैयार करने के लिए यशपाल जी को ही कहा गया था, याद रखिएगा।
और फिर देखिए यशपाल समिति का नाम जो है राष्ट्रीय समिति का अन्य नाम जो है यशपाल समिति का राष्ट्रीय सलाहकार समिति के नाम से जानते हैं। तो ये यशपाल कमेटी जो है इसको राष्ट्रीय सलाहकार समिति के नाम से भी जानते हैं। और कहीं कहीं कुछ चीज़ें और दी जाती हैं। ज्ञान विस्फोट की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो यहाँ पे यशपाल जी ने, यशपाल कमेटी ने क्या किया? ज्ञान विस्फोट की अवधारणा को यहाँ पे समृद्ध किया। और प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गृह कार्य न दिया जाए, यहाँ पे इन्होंने कहा। किसने कहा? आपके यशपाल समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गृह कार्य न दिया जाए और पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति समझा जाए, यानी बच्चों को बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है और न घर ले जाने की ज़रूरत है। तो क्या होगा? बुक का बोझ भी उनके बैग से हट जाएगा, बैग का वजन भी कम हो जाएगा, तो ये भी समस्या दूर हो जाएगी। और जो है पुस्तक जो है विद्यालय की संपत्ति समझी जाए, ये बच्चों की संपत्ति नहीं, विद्यालय के अंदर ही पुस्तकें रखी जाएं। शिक्षार्थी आएंगे विद्यालय में पढ़ेंगे, फिर पुस्तक वहीं रख देंगे, आगे निकल जाएंगे। ठीक, तो ये सब चीज़ें इसमें कही गई। फिर इन्होंने यशपाल समिति में ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग किया जाए पढ़ाने के लिए, इन्होंने कहा। और एक और चीज़ इन्होंने कहा कि दूरदर्शन प्रोग्राम की बात भी इस रिपोर्ट में कही गई, जो छात्र अध्यापक और अभिभावकों के लिए था। कुछ प्रोग्राम दिखाए जाएं छात्र अध्यापक और अभिभावक को, इसमें कहा गया। तो ये आपकी चीज़ें थी। देखिए हमने कोशिश किया जल्द से जल्द आपको बताने का, लेकिन आपका समय लग गया 15 मिनट से ऊपर। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर हम लोग सीखने और सिखाने की बात कर रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आप टिकटॉक पे अदर चीज़ों पे जाके अपना समय जाया कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि कुछ अपने हिस्ट्री को देखते हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, अपने कमिटीज़ को देखते हैं, पॉलिसी को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। ठीक, तो ये बेहतर है आपके लिए। हम तो कहते हैं सीखना सिखाना भी बेहतर है आपके टिकटॉक से। तो चलिए यशपाल कमेटी यही था आपका। इसमें आपको पता चल गया कि लर्निंग विदाउट बर्डन, आपका शिक्षा बिना बोझ के यशपाल कमेटी से ही निकल के आई। भारी बस्ता सिर्फ एक बोझ, ये टाइटल था आपकी यशपाल कमेटी के रिपोर्ट का। यशपाल कमेटी कब बनी? आपका 1992 में बनी। रिपोर्ट कब दिया? 15 आपके जुलाई 1993 में रिपोर्ट इन्होंने दिया। MHRD के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मंत्रालय के अंतर्गत ये सलाहकार समिति बनाई गई थी, जिसमें 8 शिक्षाविद थे और आपके प्रोफेसर यशपाल इसके समिति के अध्यक्ष थे। तो चलिए इतना ही आपको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं आपके ऊपर, कि आप इसको अपने माइंड में रखिएगा, एग्ज़ाम में निकालिएगा, ज़रूरत पड़े, जहाँ पे आवश्यक पड़े अपने लाइफ में इम्प्लायमेंट भी करिएगा। मतलब आपके क्लास में पढ़ाना रहे तो आप लोग अप्लाई करके बताइएगा बच्चों को कि क्या क्या चीज़ें इस कमेटी में थी। तो चलिए जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।